बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पा चुकी है, जबकि मुल्क की मईशत दुरसिमत में जा रही है। आलमी सतह पर मजमूई पैदावार की शरह कम हुई है और ग्लोबल GDP का नमू 2.8% है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच चुकी है और प्लानिंग का बजट 80% बगैर इस्तेमाल हुए वापस चला गया, ये भी देखना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया और उनकी जानिब से दावा किया गया कि हुकूमत ने महंगाई पर काबू भी पा लिया और मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जो गामजन है। क्या मुआशी अहदाफ हासिल करने में हुकूमत कामयाब रही है, जो दावा किया जा रहा है? नहीं, अगर मईशत ठीक हो गई है तो घर जाएं, फिर घर जाए ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मईशत भी ठीक हो गई है, महंगाई भी ख़त्म हो गई है, तो सब अपने अपने घरों को जाएं। क्यों बैठे हैं सारे? ये एक बड़ा सवाल है ना। सारे मसाइल हल हो गए हैं। अच्छा, तो अब इस पे क्या तबसरा किया जाए? हमारी बड़ी ज़बरदस्त कोलीग फरिया इदरीस साहिबा की वालदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और सब्र जमील अता फरमाए तमाम अहले खाना को, फरिया इदरीस साहिबा समेत। ये जो बातें हैं ना, ये देखें ना, ये बड़ा अरसा हो गया लेकिन मईशत हम नहीं संभाल पा रहे। और ये हर गुज़रते साल के साथ कर्ज़े, मतलब मईशत की कामयाबी ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है, जो भी वज़ीर ख़ज़ाना, एक तो किसी पार्टी के पास कोई वज़ीर ख़ज़ाना भी शायद नहीं है, वही इधर से उधर से मांगे तांगे के वज़ीर ख़ज़ाना इधर से उधर चला जाता है, फिर उधर से उधर चला जाता है। और उनकी वाहिद क्वालिटी ये है कि उनका IMF में, वर्ल्ड बैंक में अच्छी सलाम दुआ होनी चाहिए ताकि वहाँ जाके नौकरी करें बाद में, और वहाँ से आ जाएं और वहाँ से नौकरी करें और एक कर्ज़े का मामला हल करवाएं और घरों को जाएं अपने अपने। इसके अलावा और कोई जो होता है ना विजन कि आपने कैसे ठीक करना है। और अब तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है ना, क्योंकि मल्टीपोलर दुनिया है, आपने करेंसीज कैसे आएंगी और आपने डिजिटल करेंसी की तरफ जानी है। अब ये बातें अजीब, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। ब्लॉकचेन के नतीजे में मईशत ठीक हो जाएगी, तो क्रिप्टो करेंसी के नतीजे में मईशत ठीक हो जाएगी, मतलब ये पता नहीं। Web3 का कहीं से नाम सुन के मैं बहरहाल अब इनको क्या बात की जाए। तो ये जो है ये संजीदगी जो है नहीं है। अच्छा, इनकी गलती भी नहीं है, औरंगज़ेब साहब की तो गलती नहीं है ना। बरसा बरस से एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है और ये ज़ाहिर उस सिस्टम का हिस्सा है। ये अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। यानी पाकिस्तान के ऊपर जो एक बात चल रही थी कि डिफ़ॉल्ट वाला मामला और एक बहुत इस तरह की, उससे पाकिस्तान निकल गया। और ये इकॉनमी बराह रास्त जो है ना, ये आपकी खारजा पॉलिसीज़ के साथ और आपकी जो डिप्लोमेटिक खारजा पॉलिसीज़, आपके ताल्लुकात कैसे हैं दुनिया में, कैसे आप आगे बढ़ें। तो इस वक्त तो हम एक ऐसे मोमेंटम में हैं जिसमें हमने खारजा और अस्करी महाजों पे बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब इसमें वो अगर कर लिए तो फिर ये तो हमारा इंटरनल इशू है ना। स्मगलिंग हो रही है और कार्टल्स बने हुए हैं और एलीट्स हैं। एलीट के झगड़े होते हैं ना, हुकूमतें बनना गिरना, एलीट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं ना आपस में। अच्छा, वो सेनेटर की सीट है तो ये फ़लाँ है तो इतने करोड़ रुपया दे दो, बाहर इतने भिजवा दो और क्रिप्टो के अंदर दे दो और ये दे दो, फ़लाँ दे दो। ये तो एक सारा सिलसिला, इसको रोकना पड़ेगा। और अब ये है कि बॉर्डर के ऊपर भी बड़े मामलात हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ बड़े आगे काम होने हैं। उनका जो है ना कोई तरीक़ाकार बनना ज़रूरी है। अब वो एक ज़माने में आपको इलाका गैर होता था, ये सारा स्मगलिंग का सामान, चोरी चकारी को बंदे अगवा के चले जाते थे, फिर वो फाटा के इलाके जो थे फिर वो रियासत का हिस्सा बने, फिर बाकी मामला तो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम एक बिगड़ा हुआ है और सिस्टम को ठीक करना है। ज़मीनें रेलवे की कब्ज़े के हुए हैं, प्लॉट्स की चाइना कटिंग हुई है मुल्क में, हाउसिंग सोसाइटियाँ बेशुमार बनी हुई हैं, बेशुमार जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और मतलब हर जगह जहाँ जाए ना तो एक आपको कार्टल नज़र आता है उसका, उधर। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़े
जो एक हार्ड स्टेट का तस्वर है, आपको कवानीन बड़े सख्त करने होंगे, इनको पकड़ना होगा। बदतरीन दहशत गर्दी माशी दहशत गर्दी है। और सारा जो अब देखें ना, हमारे जो 5,840 अरब से ज़्यादा टैक्स छूट दी गई है, किन को दी गई है? कौन से लोगों को? वो जो जिन लोगों की पहुंच है बड़ी वानों तक, वही अपने आप को छूट दे देते हैं। और 9 माह में 76,007 अरब रुपए तक कर्जे पहुंच गए। तो ये कर्जा कमीशन रिपोर्ट एक बनी थी खान साहब के दौर में, वो उसी वक्त रुक गई, ठीक है। और वो फिर उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं तो वो होगी। हमने कर्जे कितने लिए हैं, किससे लिए हैं, कहाँ लगे हैं, मतलब इसका कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरफ जाता है मामला। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसी जगह हम पहुँचे हुए हैं इस वक्त बतौर एक रियासत कि अब हमें ये अपने इंटरनल मामला ठीक कर लेने चाहिए। ये बराह रास्त आपके जो क्राइम है और जो दहशत गर्दी है उसके साथ ये कार्टर्स की का ऐसे नेक्सस बना हुआ है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जी ये बाहर से अब बहुत ज़्यादा देखें ना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब हमें पैरेलल सिस्टम पे भी गौर करना है। अब आगे भी जाना है। यूथ ने कैसे कम कर, यूथ बाहर चली जाती है वहाँ से पैसे। तो भाई एआई की दुनिया में कितनी जॉब्स जाने वाली हैं साल 1.5 साल में। कुछ लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें, कुछ बताएं, सवाए इसके कि सुबह से लेके एक दिन एक खबर चलती है, तो मतलब है कि वो कोई काम करें, ठीक है ना। और अगर सब ठीक हो गया तो फिर चले जाएं। मतलब 2 ही चीज़ें हैं ना। अच्छा, तो बहरहाल तो देखते हैं अब इससे मईशत से कैसे निकलते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये है कि चैलेंज इतना बड़ा भी नहीं है जब आप अपनी और बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देखें। ये जो दिफाई बजट है, ये सारा का सारा सिस्टम एक पूरा रिवैम्प होने की, एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा। अब जो आपकी जो टेक की तरफ दुनिया चली गई है या नया निसाब आ गया है, नहीं तो पूरा वो उसने चेंज होना है। हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे एआई आ रही है, वो आपने उसको ठीक करना है। डिफेंस के ऊपर किस तरह से जो है उसमें चेंजेस करने हैं नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक। तो ये सारा कुछ जो है ना सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो है ये तब्दील होने वाला है, ठीक है। वरना और स्मार्ट सिटी, छोटी गवर्नमेंट, 54 सुनिए वजारतें, 54 वजारतें, 4 और आ जाएंगी तो कि सुने 4 और वजीर आ रहे हैं। एक ही अभी तो पीपल्स पार्टीज में है नहीं, तो 54 वजारतें हैं। तो इतनी तो पता नहीं। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। कई महाज एक साथ खुले हुए हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, और उसमें जो है वो रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं। यानी आप अगर शुरू करें ना अमेरिका से, तो वहाँ कैलिफोर्निया में जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अमेरिका एक स्टेबल मुल्क नहीं रहा, डिस्टेबलाइज हो गया। ये कहा जा रहा है कि वो डिस्टेबलाइज हो गया। और वहाँ पे एलए में जो है वो गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, पथराव हो रहा है, कई इमारतों को आग लगा दी है लोगों ने। वहाँ जो है वो 2000 के करीब नेशनल गार्ड्स, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में आए कि उन्होंने सोशल ट्रुथ के ऊपर जो है ये मैसेज दे दिया। जो 3rd स्लाइड है, उन्होंने कहा कि लुकिंग रियली बैड इन एलए, ब्रिंग इन द ट्रूप्स, फ़ौज को बुला लो। ये 3rd स्लाइड, उन्होंने कहा फ़ौज को तलब करो और फ़ौज के हवाले कर दो। और वहाँ पर इस कदर जो है वो यानी ऐसे मनाजिर हैं वहाँ पे कि एक ऑस्ट्रेलिया की वो रिपोर्ट कर रही थी, उनको भी बुलेट लगी है, उनको भी गोली लगी है। ये अमेरिका है, और ट्रकों को आग लगा दी है, और होटल्स को, और इमारतों को, और गाड़ियों को। ये एलए में हो रहा है, जो कि दुनिया के चंद बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स बुलाए थे, पुलिस जो है उसके जो है वो उसके काबू में नहीं आ रहे लोग, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ। अब ये लोग कौन से हैं? ये लोग वो हैं जिनको डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा पकड़ के। लेकिन ये है कि इनको पकड़ना आसान नहीं है। उस इलाके की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गाड़ियों पे चढ़ गए हैं, ये पकड़ ये देखिए पुलिस वालों ने 3 को पकड़ा हुआ, मारता हुआ, तीनों को फेंटी मारी और ही निकल गए बंदा। इसको पकड़ने के लिए मुझे बताएं अभी इसको कौन पकड़ेगा? उसने 3-4 पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्हें एक मारा, थप्पड़ निकल गया बंदा हाथ में। इसको पकड़ने गए थे पुलिस वाले।
तो बात ये है कि अब ये पूरे अमेरिका के अंदर ये आपको मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि ये अमेरिका है, ये डिस्टेबलाइज हो गया उनका इतना बड़ा सेटअप। उनके जो गवर्नर हैं, फोर्थ स्लाइड में देखो, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि फोर्थ जो गवर्नर केविन न्यूसम है, न्यूसम इनका वो है निकनेम, मतलब गेविन के नाम से ही इनको ज़्यादा कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट की ट्रंप इंतज़ामिया से कि जो अनलॉफुल डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स की लॉस एंजल्स काउंटी में, उनको वापस करके मेरी कमांड में दिया जाए, और कोई हमें मसला नहीं था जब तक कि ट्रंप इसमें नहीं कूदे, और दिस इज़ अ सीरियस ब्रीच ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, इन्फ्लेमिंग टेंशन बाय ये वो वगैरह पर। अब ये इन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर जो सेक्रेटरी जो है वो आ गए। अब ये पूरी सोशल मीडिया पे वो जो है ना मारकुटाई। अब इसके ऊपर वो अगर सेकंड देखें तो पैथे एक्सित आ गए और उन्होंने कहा डी रेंज अलाउइंग योर सिटी टू बर्न एंड लॉ इन्फोर्समेंट टू बी अटैक, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर पीसफुल प्रोटेक्ट बट जीरो टॉलरेंस, नेशनल गार्ड एंड मेरीन्स इफ नीड बी स्टैंड विद, ये जो इनका कमीशन है जो कि वहाँ से डिपोर्ट कर रहा है IC एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नाउ थ्रेटनिंग। फिर उन्होंने कहा कि थ्रेटनिंग के ये मेरीन्स को बुलाएंगे, ड्यूटी मेरीन्स ऑन अमेरिकन सॉइल अगेंस्ट इट्स ओन सिटीजन्स। देखें अब ये जो अगर आप ये देखें सेकंड, तो नीचे गवर्नर और सेक्रेटरी दिफा की जो गुफ्तगू है तो वो आपको नज़र आएगी। पहले आप सेक्रेटरी की देखें और फिर नीचे गवर्नर की देखें, ठीक है ना। अब मेरीन्स को बुलाएंगे अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़, और उनको जो है वो ये डीरेंज्ड बिहेवियर है वगैरह वगैरह। तो ये वहाँ पे अच्छी खासी अफरा तफरी इस वक्त अमेरिका में आपको नज़र आ रही है, और एक डिस्टेबलाइज, ये आप सड़कें देखें ना अमेरिका की, डिस्टेबलाइज आग लगा दी है। और इसमें वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स भी हैं, जब मेयर जो हैं शहर की, जो वो मेयर भी जो हैं वो शायद वो उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी इन मुजाहिरीन के साथ हैं, वो डेमोक्रेट हैं। वो कह रही हैं कि मेरे जो है इसमें क्यों इनको क्यों लाया गया है, क्यों आई हैं ये। कैरिन जो कैरिन बैस हैं वहाँ की मेयर सियाफा में वो। तो इस पूरे ये टर्मोइल जो है ये अमेरिका के अंदर टर्मोइल है, और ये बढ़ रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कैसे काबू करते हैं ये उन्होंने देखना है। ये मनाजिर बहुत कम देखे गए हैं अमेरिका के अंदर, और ख़ास तौर पे LA में या बाकी शहरों में भी। अच्छा वो इसको 65 के साथ ना मिला है। 65 में तो वो दूसरा मार्टिन लूथर किंग और वो मुजाहरे हो रहे थे ना उस वक्त, वो तो जब ये बुलाया गया था नेशनल गार्ड्स को, तो 1965 के बाद ये दूसरी तो ऐसे मनाजिर में देखने में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा महाज देखें ना, महाज कौन कौन से खुले हुए हैं। एक तो अमेरिका का अंदरूनी महाज बड़ा ख़तरनाक हो गया है, ठीक है ना। इलॉन मस्क कहाँ गए और बाकी क्या हुआ सारा। लेकिन शुरू करें ज़रा रशिया से। रशिया और यूक्रेन का मामला जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है, और बयान ये हो रहा है कि कोई 500 के लगभग ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो रात को फायर किए हैं यूक्रेन के ऊपर, और तमाम इलाका यूक्रेन का। अगर ये फर्स्ट मैप देखें ना, तो ये फर्स्ट मैप में जो द्नीप्रो रिवर है, तो इसके साथ ये द्नीप्रो पेट्रोवस्क का जो इलाका है, तो यहाँ तक जो है वो रशियन आर्मी पहुँच गई है, यानी सेंटर में। ये देख रहे हैं आप, यानी पहले तो वो 4 इलाके थे ना, ल्यूहांस्क, डोनेत्स्क, ये ज़पोरिज़िया और क्रीमिया और ये सारे इलाके। लेकिन अब जो सेंट्रल इलाके हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं, जो रशियन ट्रूप्स हैं वहाँ पहुँच गए हैं, और उनका ये कहना है कि ये वो इलाका है जो बफर जोन बनेगा। बफर जोन बनेगा, जो दरमियान में बात हो रही थी कि बहुत बड़ा इलाका है, या शायद पूरा यूक्रेन ही बफर जोन बन जाएगा वगैरह वगैरह। और पहली दफ़ा जो है, मैं आपको ये बताऊं कि पहली दफ़ा जो सर्जाई लेवरोफ हैं, सर्जाई लेवरोफ ने, जो कि उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, तो सर्जाई लेवरोफ ने पहली दफ़ा बरतानिया के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन के पीछे वो थे जो हमला हुआ है रशिया पे। इससे पहले जो है वो फाइनली बात कर चुकी हैं बाकी लोग भी कि रशिया की और बरतानिया के मामला जो हैं ये ख़राब हैं। लेकिन मैं 8th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ।
UK clearly assist Kyiv regime in the terrorist attacks against Russia, top diplomat. 8 स्लाइड. अब ये देखिए, सर्जाई लेवरोव के कहने का मतलब ये है कि ये मामला संजीदा हो गया. कह रहे हैं बरतानिया इसके पीछे था. और अगर मैं टर्की के इसी को फिर अगर मैं 48 टर्किश न्यूज़ एजेंसी कोट करूं, मॉस्को क्लेम्स कि ब्रिटेन इज़ 100% इन्वॉल्व इन यूक्रेन्स टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट रशिया. तो ये जो मामलात हैं सारे, ये एक ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि वही डर्टी वार्ड्स के. अगर इसमें, और मुझे नहीं पता कि इसमें बरतानिया की तरफ से कोई ऑफिशियली अभी तो बात नहीं की गई. उनकी जो एडवाइज़र हैं, डिफेंस एडवाइज़र, उन्होंने ही बात की है सिंपली कि भाई ये 2 रोज़ पहले कि रशिया जो है ये हमारे पीछे आएगा और जर्मनी के पीछे आएगा. एक सर्वे उन्होंने करवाया है, उनकी जो RT है, रशियन TV, उनका सर्वे एक आया है. और वो उस सर्वे में उन्होंने कहा है कि पहली दफ़ा जो रशिया के अवाम हैं वो पहली दफ़ा कई सालों के बाद वो अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं समझ रहे. ये सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये 12th रशियंस नेम न्यू टॉप एनिमी टू रिप्लेस US. अब उनका जो टॉप एनिमी है वो US नहीं है, बल्कि वो जर्मनी है. तो जर्मनी को रशिया के अवाम की अक्सरियत जो है बकौल RT के वो अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है जर्मनी को. ये यानी यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा केओस खड़ा हो रहा है. और ये देखें, बात सारी ये है कि जब ये हुआ ना मामला यूरोप के अंदर, मामला जब ख़राबी की तरफ गया तो, और यूक्रेन के साथ जंग हुई, तो उस वक्त मुझे याद है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने उस वक्त एक बड़ा मुनासिब जवाब दिया था. उनसे पूछा कि आप ये जो है ये यहाँ पे जो है वो रशिया के साथ क्यों ख़रीद रहे हैं, और ऑयल और ये वो सारा. तो उन्होंने आगे जयशंकर जी ने जवाब ये दिया था कि भाई ऐसा है कि ये तो यूरोप की जंग है, तो इसका भारत से क्या ताल्लुक़ है, इसका तो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है. अब अगर फ़र्ज़ करें कि ताइवान पर अटैक हो जाए या चाइना और भारत के दरमियान एक कशीदगी में इजाफा हो जाए, तो यही जवाब उनको कहा जाए कि भाई ये तो एशिया का मसला है, ये यूरोप का मसला तो नहीं है, ये तो एशिया का मसला है. यहाँ का मसला, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि चाहे लैटिन अमेरिका में कुछ हो रहा हो या मिडल ईस्ट में कुछ हो रहा हो, गज़ा में कत्ले आम हो रहा हो, यूरोप में कुछ हो रहा, हर चीज़ का असर पाकिस्तान पे पड़ता है किसी न किसी अंदाज. इन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ता, तो कल को यहाँ कुछ होगा तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा. लेकिन ना उस वक्त के लिहाज से वो बात बड़ी मुनासिब नज़र आ रही थी. लेकिन यही जवाब वो पलट के दे सकते हैं कि आपको भाई अपने पड़ोसियों के साथ ठीक रहना है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि ताल्लुकात जो हैं उसमें. लेकिन ताल्लुकात की इब्तिदा कहाँ से होगी, ये तो बाकी बात के मामलात हैं ना, कि पानी बंद हो गया. और ये पहले तो पता चले कि 22 तारीख को हुआ क्या था, 22 मई को क्या हुआ था, पहले तो पता ये चले ना, 22 अप्रैल को बल्कि क्या हुआ था. तो वो ही नहीं पता चला. तो वो उसके बाद ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई ना कुछ हुआ, तो बात आगे से आगे लेते गए. यानी हम लोग भी अब उसमें हैं कि जी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई भारत ने जो है वो पानी बंद कर दी है, और देखें वो ये है और ऐसे है और ऐसे. और ये असल मसला वो अपनी जगह रह गया कि वो क्या था, वो फॉल्स फ्लैग था या दहशतगर्दी थी. दोनों सूरतों में पता तो चले कि वो क्या था, 3 खाके जो थे वो कौन से थे. तो वो बहरहाल उधर से रुक के वो मामला आगे बिगाड़ की तरफ चला गया. अब 1212 लाशें वो लेके पहुंचे, क्योंकि इस्तांबुल टॉक्स हुई थी. इस्तांबुल टॉक्स में तय हुआ था कि प्रिजनर्स भी दिए जाएंगे यूक्रेन और रशिया के, और साथ ही जो अफराद जिनकी डेथ हो गई वो भी. तो 1212 लाशें वो लेकर आ गए थे, और साथ 6000 और लाशें थीं जो यूक्रेन के फौजियों की जो मैयतें थी. अब ये सारी की सारी वहाँ लेकर आए. तो शाम में कहीं जाके आज तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर गया वो रेफ्रिजरेटर में और वो सारा. तो फिर उसके बाद वो यूक्रेन ने उसको ऐलान किया कि ठीक है, हम जो प्रिजनर्स हैं, ज़िंदा लोग भी उधर से रिहा हुए, इधर से भी हुए, लेकिन ये है कि उसके साथ ही जो है वो अब वो तबादला सारा शुरू हुआ, और वहाँ से मैयतें और लाशें और ये और वो सारा. लेकिन जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, एक तो अभी चैथम हाउस में उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, जो डच प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इससे पहले,
तो उन्होंने आज अभी कुछ देर पहले जो उनका जो खिताब था चैथम हाउस से जो उन्होंने खिताब किया है, तो उस खिताब में उन्होंने ये कहा है कि 400% नेटो की तरफ से कहा गया है कि 400% नेटो के अरकान को यूरोप में अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। ये 23-24 को मीटिंग हो रही है हेग में, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है। तो उससे पहले जो नेटो की पूरी कोशिश है इन मुल्कों की, यूरोप की, कि वो 5% तक दिफाई अखराजात को ले जाएं ताकि ट्रंप नाराज़ ना हो, और उसमें जो है वो कम जिक्र करें ज़ेलेंस्की का, उसको दूर रखें, मेंबरशिप पे उस पर ज़्यादा बात ही ना करें क्योंकि ट्रंप नाराज़ ना हो जाएं और ट्रंप जो है वो नाराज़। अच्छा, लेकिन लंदन में चैथम हाउस में आज इनकी जो है वो वहाँ पे चैथम हाउस बड़ा प्रॉपर थिंक टैंक है, और उसकी लंदन में ही आज जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से जो है वो उनके वाइस प्रीमियर ही लिफिंग आए हुए हैं, और वहाँ से उनके जो है वो स्कॉट बेसेंट और बाकी लोग सारे आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि इस पे चाइना कभी किसी देगा थोड़ा सा खतरा करके दे, कभी अपना रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स जो हैं वो अपना जो उनका ट्रम्प कार्ड है सबसे बड़ा चाइना का, वो कभी किसी सूरत वो अमेरिकन्स को इजाज़त नहीं देंगे कि जी आप जो हैं वो कुछ भी कर लें। अमेरिका डिपेंडेंट है चाइना का, चाइना डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका का। तो उन्होंने कह दिया ना चाइनीज़ स्टूडेंट भी आएंगे, अब देखिए ना सबको फेंक रहे हैं उठा के, लेकिन उसको फेंक रहे हो, चाइना को आएगा। हालांकि चाइना सिक्योरिटी रिस्क है उनका, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं कर रहा, वो शी जिनपिंग से मिलना है और मैंने बात कर ली है, ये कर ली है, वो कर ली है। तो उधर जो है ज़ेलेंस्की को उठा के चटक पटक कर दिया। उधर ज़ेलेंस्की चीख रहा है भाई कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, मुझे कुछ पता तो चले। अच्छा, और इसमें जो एक 20,000 एंटी ड्रोन, आज ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 20,000 एंटी ड्रोन जो हमें मिसाइल्स दिए हुए थे अमेरिका ने, वो वहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर दिए उन्होंने, वो वहाँ से वापस लेना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर तो ये परमिशन किसने दी थी कि रशिया पे ये टेररिस्ट अटैक्स करें और उनके पुल ब्रिजेस गिरा दें? और अच्छा, मैं आपको फिर एक बात कहूँ, पहले 40-41 जहाज़ों की बात चल रही थी, उससे फिर 12-13 पे आ गया था मामला। रशियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि टोटल 5, मैक्सिमम 5 या 6, जिसमें से 3 ऐसे हैं जो शायद उनको टाइम लगेगा रिपेयर होने में और बाकी रिपेयर हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि 5 या 6, लेकिन अब हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि हम तादाद कम करेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स जो हमने जिस तरह जवाब देना है उसको लोग ज़रा लाइट लेंगे। तो हम उसी तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं, इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है और उसका हमें जवाब पूरा का पूरा देना है यूक्रेन को और यूरोप को और किन किन मुल्कों को, तो वो सारा एक मामला ख़राब चल रहा है। अच्छा, इसमें जो अब दूसरी बात अभी देखें ना, यूक्रेन की जो कल भी मैंने बात की, डर्टी वॉर की तरफ चला गया है कि बरतानिया को उन्होंने बराह रास्त, सर्जेई लेवरोव कह रहे हैं कि बरतानिया इसमें इन्वॉल्व है, और ज़ाहिर है कि MI6 की तरफ इशारा है, और वो बरतानिया के एयर स्टैमर जो हैं वो बड़े पॉपुलर, वहाँ पे लेबर पार्टी नहीं आई है, वो अब इसमें मतलब उनका एक स्टांस ज़रूर है, लेकिन यह है कि वो डीप स्टेट्स तो बरस से काम करती रही हैं। वो तो पहले कई सालों से, ये 3 साल हो गए हैं इससे ज़्यादा। तो एक ऐसा मसला है जो बड़ा चैलेंज है। जर्मन चांसलर भी नहीं आए हैं, बरतानिया की क़यादत भी नहीं आई है और पॉपुलर क़यादत है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब ये वो जो फियोना हिल कह रही है कि हमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और ये और वो सारा, वो भी एक सोच वहाँ पे डेवलप हो रही है कि रहना भी है अमेरिका के साथ, नहीं रहना। अगर अमेरिका नहीं रहना तो रशिया से फटा करने की में क्या ज़रूरत है? मतलब वो कह रहे हैं ना ट्रंप कि मैंने सबसे अच्छा काम यही किया था। मुझे लोग सारे कहते हैं कि पुतिन का मैं हामी हूँ, लेकिन मैंने नॉर्थ स्ट्रीम रुकवा दी थी पाइपलाइन। तो क्यों रुकवा दी थी? जर्मनी को गैस जाती रहती, तो जर्मनी और क्या इशू है जर्मनी का? और ट्रेड के मामला अगर चलते रहते तो जर्मनी के अंदर ये जो महंगाई और बाकी उनकी जो इश्यूज खड़े हुए हैं, तो वो एक वो होता है ना कि शुरू करवा दिया मसला और उसके बाद उसका क्लोजर नहीं हो पा रहा। उस क्लोजर कैसे हो रही यूरोप ने भुगतना है। अच्छा, ये जो है ना वो चले गए, जो सरगोजी थे, सरगोजी गए, एंजेला मर्कल भी गई। सरगोजी जाते जाते वो हिलरी क्लिंटन के साथ गद्दाफी को, हिलरी क्लिंटन कहती है कि मुझे तो नहीं था, ये सरगोजी को था कि ये इसको ख़त्म करना है, कर्नल गद्दाफी को, कि हमारी बड़ी स्टेक्स हैं
अफ्रीका के अंदर, और ये तो कॉलोनाइजर रहे हैं ना सारे, फ्रांस भी और इटालियंस भी और ये भी। तो अब ये है कि वो बरतानिया भी और सारे, तो इनका दिल नहीं चाहता वहाँ से निकलने को। तो अब ये है कि वो और रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी, और ये होता है ना कि हम जा रहे हैं तो भी सारे वहाँ पे एक मतलब हमारे यहाँ तो एक वो हमेशा रहा ना कॉमनवेल्थ है, तो वहाँ से आएंगे तो वही सारी सियासत भी देखेंगे, तो यही देखेंगे वो देखेंगे वो दुनिया जो ख़त्म हो रही है ग्रेजुअली। और आप देखेंगे वहाँ से माली में से, माली का जो साहिल का जो मुल्क है माली, वहाँ से वैगनर ग्रुप निकल गया है और अफ्रीकन कौम ने अफ्रीकन कोर एक और पैरामिलिट्री है रशिया की, उसने जगह संभाल ली है वैगनर ग्रुप की जगह। तो मुख्तलिफ पैरामिलिट्री ग्रुप्स अब शक्ल संभाल के वो रशिया के जो है वो अफ्रीका में अपनी जगह आ रहे हैं। ये जंग जो है ये ख़राब हो गई और इसमें ट्रम्प पीछे हट गए कि मेरे हाथ जलेंगे, मैं पीछे हटूँ, इस जंग से मैं पीछे हटूँ, ना मैं मज़ीद ये यूरोप को हम पैसा दे सकते हैं, ना इनको पाल पोस सकते हैं, ना इनको हम संभाल सकते हैं, ये जंग जो है ये हमें हमारी ख़राबी की तरफ जाएगी। तो इससे वो पीछे हट गए मुकम्मल। और जब पीछे हटे हैं तो उधर से वो प्यूटिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो पूरा यूक्रेन लेके जाते हैं, या उससे ना सेंट्रल यूक्रेन तक आ गए हैं ना, अब तो सेंट्रल, अब तो दनाइपर रिवर तक आ गए। अच्छा, कुछ देर में अभी बात होगी काफ़ी दिनों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू के साथ, और नेतन्याहू के साथ बात उनकी होगी और उसमें एक तो ईरान डिस्कस होगा और एक डिस्कस होगा उसमें गज़ा की जंगबंदी। और इसकी अहमियत ये है कि इसके फ़ौरन बाद इस कॉल, ये जब भी कॉल होती है तो नेतन्याहू ने इसके बाद काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया इसराइल में। जो ग्रीटा थंबर्ग आ रही थी वहाँ पे, उनका जो कश्ती पहले तो पहुँची हुई थी, उनकी कश्ती इजिप्ट में, गज़ा में उनको आने नहीं दे रहे थे। उसके बाद गज़ा की तरफ बढ़ी तो उसके बाद इन्होंने स्कॉट करके और अशदोद की जो बंदरगाह है जनूब में वहाँ पे ले गए, और वहाँ पर इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमने हिरासत में ले लिया और जिस जिस मुल्क के लोग थे वहाँ पर हम ज़बरदस्ती डिपोर्ट करेंगे, जितने लोग वहाँ आए थे गज़ा तक इनको जाने नहीं देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसराइल के अंदर एक अंदरूनी जैसे खाना जंगी, आप कहें, देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि ज़ेलेंस्की अगर ये डील कर गया ना, ज़ेलेंस्की अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की एज अ पर्सन, अगर वो ये कह जाए कि मैं मान गया हूँ उस डील को, उसको मार देगी उसकी फ़ौज की। अभी ये देखें ना 6000 लाशें आ रही हैं वहाँ से, कब्जे होते जा रहे हैं, कहेंगे इसलिए तुमने तो कहा था कि नेटो हमारे साथ है, तुमने तो कहा था कि हमें ये होगा, तुमने हमारे तो लोगों को पूछ को ही नहीं रहा यूरोप के अंदर। ठीक है, ये जंगें शुरू करके ना, जो मैंने बात की सरकोजी की बात की कि वो हिलरी क्लिंटन से उन्होंने कहा लिबिया में छेड़ दो लड़ाई, वो उसके बाद वो जनाब वो लिबिया डिस्टेबलाइज हुआ, सारे लोग उठ के पहुंच गए यूरोप के अंदर। फिर इन्होंने दाइश क्रिएट कर दी, दाइश को इनका अपना प्रोजेक्ट, तुलसी गैबर्ट यही तो कहती हैं कि दाइश ये तो हमारा प्रोजेक्ट था और ये था वो, तुलसी गैबर्ट तो खुल के बोलती हैं। अब दाइश इनका प्रोजेक्ट था, अरब स्प्रिंग भी इनका प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। तो किसी एक वाक़े को बुनियाद बना के फिर वो ये जो रॉयट्स वर्ड्स होते हैं ना सारे, ये रेवोल्यूशन वगैरह, मैं हमेशा कहता हूँ प्यूटन मास्टर है इसके, ये निपट चुके हैं ना सारे, तो उनको पता है जॉर्जिया में इधर उधर जी मुजाहरे फलाना कलर रेवोल्यूशन और ये पीछे इनके कौन होता है। वो इसीलिए अरब स्प्रिंग के दौरान उन्होंने यहाँ पर बता दिया था अरब ममालिक को, जो अरब ममालिक ने अपनी सख्ती की, जो भी कुछ किया उन्होंने संभाल लिया। अरब स्प्रिंग को तो वो इनकलाब कह रहे थे कि देखो उस ज़माने में आप देखें ना, अगर उनके पेपर्स देखें तो अरब नौजवान खड़े हो गए हैं जमहूरियत के लिए, अपने हकूक़ के लिए, वो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे अरब स्प्रिंग को। वो बाद में पता चला कि इसके पीछे तो ये है, वो एक वाक़या ज़रूर पेश आया था ट्यूनीसिया में, वो उसको बेस बना के और फिर इन्होंने आगे करते करते करते, और आप देखेंगे उसमें लिबिया गया, उसमें यमन गया, उसमें सीरिया गया, उसमें बाकी सारा, और फिर उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट लाल anyway, अच्छा अब हाँ, तो अब उसमें यह है कि ये जो खाना जंगी का मामला पैदा हो गया है इसराइल में, इसके दौरान जो है वो नेतन्याहू जो है उसको कॉल आने वाली है ट्रंप की। वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं नेतन्याहू भी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है ना, उसको मारा जाएगा। अगर उसको पता चले कि उसने दो रियासत की हल मान लिए तो मान लेंगे, इंतहा पसंद है उन्हें मार देंगे उसको, पहले भी जैसे वो एक ख़ास थिंकिंग है वहाँ पे। और अब वक्फा लें, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब किया गया है। उसमें मंजूर हो जाएगा बजट पे बहस शुरू होगी उसमें। ठीक, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूँ कि ये सारे महाज जो एक साथ खुले हैं तो उसमें उसके दरमियान ये बात अभी होगी नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। उसमें ईरान डिस्कस होगा और उसमें डिस्कस होगा गजा का सीज़ फायर। और यहाँ पर ज़ेलेंस्की फंस गया ना बीच में कि अब क्या सूरत हाल बनेगी। वो इसने बहुत से लोगों को जिंदा बताया हुआ था, फौजियों को, उनकी जो है अब लाशें वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, मैयतें उनके घर वाले। तो वो एक मसला बहुत बड़ा खड़ा हो गया। यूरोप के मुल्क परेशान है कि भाई ये क्या हमने। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ईरान कह रहा है कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा खुफिया दस्तावेज़ात का लग गया है, और जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं वो जो हैं वो उनके जो इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं ईरान के, इस्माइल खतीब, उनका कहना ये है कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी तादाद में इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खुफिया डॉक्यूमेंट्स, वो हमारे हाथ लग गई हैं। और इसराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो, और आइए ये के जो चीफ हैं ग्रोसी, उनका ये कहना है, 45th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ईरान सीम टू रेफर टू इजरायली न्यूक्लियर रिसर्च साइट। यानी इसराइल के जो पेपर्स हैं जो उनके न्यूक्लियर के हवाले से, ये नहीं, ये तो कुछ अर्से पहले जो है ना उन्होंने धमकी दी थी। ये वो हम स्लाइड दिखा रहे हैं इस वक्त, ये 45th तक हम दिखा सकें ना, जो वॉशिंगटन पोस्ट की है। तो कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा भी था, वो न्यूक्लियर अपना डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे जो है वो गिरा देंगे, यहाँ पे हम इनको बॉम्ब कर देंगे गज़ा को। तो बड़ा शदीद तो न्यूक्लियर था, तो वो बार बार धमकियाँ देते ना, लेकिन उनको न्यूक्लियर डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है ये बड़ी एक खौफनाक बात है कि उनके हत्थे जो है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल्स लग गई हैं। अच्छा, इनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना इसराइल का, ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन 1960 के CIA के जो क्लासिफाइड पेपर्स हैं, ये अगर हम देखें 1960 इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तो वो ये कह रही है कि इसराइली न्यूक्लियर साइट वाज फॉर वेपन्स। ये जो उनके पेपर्स अगर हम इनको दिखा सकें, तो ये वो कहते हैं कि जी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये, और उसमें वो फिर बात क्या कर रहे हैं, बेन-गुरियन जो हैं वो अमेरिका उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ये दिमोना की जगह पे न्यूक्लियर बना रहे हैं। तो आगे से वो सवाल जवाब क्या हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ सैटेलाइट ऑफ अमेरिका। बेन-गुरियन ये जवाब दे रहे हैं अमेरिका को जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यूक्लियर बना रहे हैं यहाँ पे। ये CIA के जो की डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर उसके बाद 65, 66, यानी अमेरिकन को बाकायदा वो कह रहे हैं कि आप कौन हमसे पूछने वाले, ठीक है, हमको आपके यहाँ पे जो है वो आपकी कोई सैटेलाइट स्टेट है। और फिर ये 60 की दिहाई में ही जो है, और फिर उन्होंने पूछा कि वॉज इसराइल प्रोड्यूसिंग वेपन ग्रेड प्लूटोनियम एंड रिसीविंग द US ईयर्स लेटर। मॉस्को ने फिर पूछा ये अमेरिकन के साथ कि क्या इसराइल के पास बॉम्ब आ गया है, मतलब इसराइल का जो बॉम्ब है। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक बड़े ज़बरदस्त हमारे वो हैं मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ है। कई दफ़ा पाकिस्तान आए हैं पिछले कई सालों में, और बहुत उन्होंने सीमोर हर्श जो है बहुत बड़े एक आप समझ लें मुसन्निफ भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। ये वो हैं जिनकी वजह से वो जो माइली मैसेकर था वियतनाम का, वो इन्होंने रिपोर्ट किया, वो जंग ख़त्म हुई उसके नतीजे में, और फिर बेशुमार स्टोरीज़ इनके जो है इन्होंने ब्रेक की। और उसमें आप ये देखें कि अबू ग़रैब जेल के बारे में ये वो तस्वीर आई थी कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है और वहाँ पे जो मुसलमानों को टॉर्चर किया जाए, वो तस्वीर जो अबू ग़रैब जेल की थी वो पूरी इनकी स्टोरी थी सीमोर हर्श की। सीमोर हर्श जो है एक बहुत बड़ा नाम है। तो सीमोर हर्श जो है वो ये सारी तस्वीरें और ये पूरी जो रिपोर्ट्स आई थी अबू ग़रैब जेल जो कि इराक़ में बना हुआ था, तो लेकिन उनकी ये किताब जो है वो 91 में आई थी, द सैमसन ऑप्शन। अच्छा, इसराइल न्यूक्लियर आर्सेनल एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो किताब है सैमसन, इसमें वो कहते हैं कि 1973 में इन्होंने ब्लैकमेल किया इसराइल ने अमेरिकन को, और अमेरिकन से कहा कि हमें मदद दो वरना हम अरब ममालिक को
तबाह कर देंगे न्यूक्लियर वेपन से। और ये वही है अरसा जिसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने इराक के न्यूक्लियर को ख़त्म किया था, फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर का प्लान बना रहे थे इंडिया के साथ। फिर तो ये जो है ये इन्होंने कहा कि हम कई अरब ममालिक के ऊपर अटैक कर देंगे, हमें पैसे दो। तो ये सीमोर हर्ष ने अपनी इस किताब में लिखा हो सैमसन ऑप्शन में। सही। और तो अच्छा, अब इशू ये सारा कि अगर ईरान के पास ये डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं तो ईरान जो है वो जो उनका अलमदाइन टीवी है वही कह रहा है 30th, ईरान मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ईरानियन इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशंस प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी एनहांस अवर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं हमें समझ में आ गया कि ये इनके पास कौन से वेपन्स हैं। अच्छा, अब उनके पास तो सबमरीन्स भी हैं न्यूक्लियर, उनके पास तो ये F-16 या पता नहीं कौन कौन से तैयारे हैं, उनके पास कोई 400 के करीब, 400 से 500 के करीब वॉरहेड्स हैं इसराइल के पास। वो पेपर लग गए ईरान के हाथ, ईरान के हाथ लग गए हैं। और साथ ही उसमें से जो इतलात आ रही हैं वो कुछ उधार ईरान से ले लिया होती ने, कि हमें तो पता है ना जरा इनके वेपन्स कितने बाकी अरब ममालिक ने। देखिए ना, फंस गए इसराइल इतना, ये इनका इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर जो है वो ये, और लगे किसके हाथ में, ईरान के हाथ में, जिसका न्यूक्लियर तबाह करने के लिए वो प्लान कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो है ये राइटर्स को मैं 29 को कोट करूं ना, सेंसिटिव इजरायली डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ईरान टू बी अनरिवील्ड सून, मिनिस्टर कह पब्लिक करने वाले हैं हम 29 राइटर्स, हम इसको पब्लिक दुनिया के सामने लाने वाले हैं कि इनके कौन से वेपन्स हैं, किसने दिए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, कैसे हैं वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। अब इशू ये है कि अब ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो हैं अगर ये आ जाते हैं, या तो ये कि इनको रख, अब वो उधर से फ़ोन करने वाले ट्रम्प कि भाई ये कैसे ईरान के हत्थे लग गए। ईरान ने उनके पेपर उठा लिए हैं, आप ज़रा सोचें, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ये किसने दिए हैं, क्या सोर्स है खुदा जाने, मगर ये ईरान के पास चले गए हैं। और अरब ममालिक में भी डिस्कस हो रहा है, अरब मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है। तेहरान टाइम्स कह रहा है 28 गेम चेंजर फॉर ईरान, ये गेम चेंजर है। इन्होंने कुछ लोग पकड़ लिए थे ईरान में मोसाद के, तो उनसे फिर ये ईरान की जो इंटेलिजेंस है ये ट्रेस करते 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 काफ़ी उन्होंने वो फिर न्यूक्लियर साइट्स और ये वो सारा उनके हत्थे लग गया सारा। और ये अब मसला ये है कि ये कैसे मामला आगे चलेगा, ये मामला आगे कैसे चलेगा। वो फ़ोन करेंगे तो ईरान ही कह रहा है कि 1 मिनट, और अरब ममालिक भी कह रहे हैं कि आप तो ये बात कह रहे हैं ना कि यूरेनियम को इतनी इनरिचमेंट करनी है, ये करना है, ये जो इसराइल के पास है न्यूक्लियर, ये किसके लिए है भाई? इसराइल का न्यूक्लियर वेपन किसके लिए है? इजिप्ट के लिए है, जॉर्डन के लिए है। फिर पाकिस्तान से पूछा जाएगा किसके लिए, तो हम कहेंगे हमारा डिफेंस के लिए है। हम तो दिफाई है ना हमारा, हमने तो बाद में बनाया है, पहले तो इंडिया बना रहा था, तो हमने तो डिफेंस के लिए अपने बनाया हुआ है। मसला ये है कि इसराइल के पास क्यों है? उन्होंने जॉर्डन पे टपकाना है, लेबनान पे, किस पे, इजिप्ट पे, किसी अरब मुल्क पे, खलीजी रियासत, उनका किसके अगेंस्ट है? तो बात यह है कि वो बीच में बना के बैठे हों। और उन्होंने अमेरिकन को, ये सीमोर हर्ष की किताब के मुताबिक अमेरिकन से कहा हमारी मदद करो अरब ममालिक को, तो ये भी अजीब कहानी है। अब ये जो पेपर्स ईरान के हत्थे लग गए हैं, यानी वो कह रहे हैं ईरान पर अटैक करके इनका न्यूक्लियर खत्म करेंगे, वो ईरान के बाद उनके पेपर लग गए हैं, और हुतीज आगे पीछे। और अब अगर कोई इसराइल के साथ होगा ना तो उसमें कोई जॉर्डन वॉर्डन कोई मुल्क इनकी मदद को नहीं आएगा। इन हालात में ट्रम्प फोन करने जा रहे हैं। अब नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह हुकूमत गिर जाए उनकी, मतलब ये उनके मत्थे लगे ही ना। तो उनकी एक सास पार्टी है, दूसरी पार्टी, वो फड्डे लेते फिर रहे हैं, वहाँ पर भी हंगामे हो रहे हैं, एक अंदर अफरा तफरी। वो अब उसमें वो जनाब एक वो गज़ा फाउंडेशन, उसकी खबर निकाल दी, फिर उन्होंने वो दाइश से रिलेटेड एक शबाब के लोग थे उनको असला दिया, उन्होंने इनके फ़ौजी मार दिए। वो एक क्योस है। उधर अहमद शरा जो है, उधर इन्होंने इसराइल में की, सीरिया में जो है 1-2 मिसाइल फेंक के देखा कि हमारी दोस्ती के, वो अहमद शरा ने आगे से कहा कि मैं तो अपनी फ़ौज उड़ा दूँगा, फ़ौज पूरी लेकर आ जाऊँगा वहाँ पे अगर हमारे मुल्क के अंदर गड़बड़ हुई। अच्छा, वो जो जॉर्डन के अंदर इन्होंने फड्डा किया, जॉर्डन में तो सऊदी अरेबिया अरब ममालिक की सपोर्ट के साथ ये जो जॉर्डन के लेबनान के जो प्रेसिडेंट जनरल जोसेफ ऑइन, तो उनको तो सारे अरब ममालिक सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ कभी। तो अब इशू ये है कि अभी ये नेतन्याहू फंसा हुआ है। अभी ये ग्रेटा थनबर्ग को अशदोद की बंदरगाह पे इन्होंने डिटेन किया हुआ है, बाकी लोगों को भी इनको कह रहे हैं भेजें, वो कह रहे हैं हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें मार दो, पकड़ लो, हम तो गज़ा जाएंगे। पहले वो एक फटा वहाँ चल रहा है। इसमें ट्रम्प साहब, उधर LA में आग लगी हुई है सड़कों पे,
उधर यूक्रेन में वो एक हंगामा मचा हुआ है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यूरोप से आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। चाइना के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है। इलॉन मस्क जो है वो मतलब है कि अजीब खबरें आउट हो गई हैं कि उसने तो घुसा मारा था मुंह पे। देखे ना, वो जो चाइनीज़ के साथ जो बंदा मुज़ाकरात कर रहा है, उनका सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो चाइनीज़ वो कह रहे हैं अच्छा इसको देखो, इसको चेक कर, मुंह पे घुसा का मारा था। इलॉन मस्क कह रहे हैं जवाब में घुसा मारा था, वो ट्वीट्स वगैरह डिलीट कर दिए उन्होंने अपनी। लेकिन अब देखिए कितनी कितनी अफरा तफरी, इस पूरी अफरा तफरी में अगर कोई अच्छी खबरें हैं ना, तो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी। अच्छी खबरें हैं अगर ये, तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी। और ये कि पाकिस्तान का मौका पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान ने एक रास्ता तय कर लिया कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन हम यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, अरब ममालिक के हर तरफ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन ये कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा चाइना है और टर्की भी है, आज़रबाईजान भी है, अरब ममालिक भी हैं, सब सारे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बहुत सारे मुल्क। तो बात सारी ये है कि सऊदी अरेबिया है। तो इशू ये सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में हमने अपने ये इंटरनल केओस को अगर हल नहीं किया इस वक्त, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है ना, ये माफियाज, ये काट, इस वक्त पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी आपको, पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी कि यार ये चोरी चकारी अपने मुल्क की कर रहे हो ना, इसको ठीक करो, ये जो भी मामला हैं इनको खुद ठीक करो। इनको तो बाहर के लोग नहीं ठीक करना ना भाई, हम जाके किसी खलीजी रियासत में कहेंगे कि आप अपने इस तरह से एयरलाइंस को ठीक करें, एयरपोर्ट्स इतने खूबसूरत आपने बना लिए हैं, होटल्स और टूरिस्ट पूरी दुनिया से आ रहे हैं, एआई हब बनने जा रहे हैं, हम तो उनको नहीं बताएंगे ना, वो हम उन्होंने खुद किया अपने आप को ना, तो आपने खुद की ये चीज़ें ठीक करनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो टाइम आ गया है और अब भी नहीं आएगा तो फिर कभी भी नहीं आएगा कि जहाँ पे हम अब इकोनॉमी को स्ट्रेटजी के तौर पे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती, जैसे हमारा न्यूक्लियर है, जैसी हमारी कोई कश्मीर पॉलिसी है, जैसे हमारे कोई होता है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी, उस तरह वहाँ पर हम अपनी इकोनॉमी को रख लें और कहें कि जो भी हो, वॉट में कुछ भी हो जाए, हमारा टारगेट जो है अब इकोनॉमी को ठीक करना है जी। और इकोनॉमी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक आप एक रूल ऑफ लॉ नहीं लेकर आएंगे और आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे उन लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई करें और जो बदमाशी है उसकी हौसला शिकनी करें, कुचल दें, पकड़ के उनको एक दो ख़त्म करें। और क्योंकि ये भी वही है ना, प्रॉक्सीज है ना, ये भी प्रॉक्सी के जिस तरह प्रॉक्सीज को आप करते हैं दहशतगर्दों को, उसी तरह से इनको टैकल करें और पैसा इनसे लेके निकलवा लें और मईशत हम ठीक करें, तो मेरे ख्याल से आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक वज़ीर ख़जाना का तो काम नहीं है ना, ये तो यहाँ तक कर गए ना अपना काम कि डिफ़ॉल्ट से हम निकल गए, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म में तो हमने इकोनॉमी को एज ए स्ट्रेटजी डील करना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे उसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।